अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा एक बड़ी अच्छी बात कही गई थी और वो बात ये थी कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हम यहाँ पर हमारे पड़ोसियों की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं जो कि कभी हमारा खुद का अंग हुआ करते थे, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, वहां पर 2024 में होने वाले हैं चुनाव और उन चुनाव के क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, उनका क्या असर इंडियन रिलेशंस पे पड़ेगा। क्योंकि साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, जो दक्षिण एशिया है, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों की जो परिस्थितियां हैं, इनका असर साफ साफ देखने को मिलता है। अगर हम इस वीडियो को जब लास्ट तक आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जो इलेक्शंस हैं, इनका हमारे ऊपर क्या एक असर हो सकेगा। हम कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट्स देखते हैं, बहुत सारे न्यूज आइटम्स को देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी क्या डेवलपमेंट्स हैं। अगेन वही अटल जी वाली बात, क्योंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, हम दोस्त भले ही बदल दें। बांग्लादेश की अगर बात करें तो एक तरफ तो है शेख हसीना की आवामी लीग और दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक और पॉलिटिकल पार्टी है, वो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी। अब यहां पर ये क्लियर कंपटीशन जो है, इसमें बीएनपी जो है वो मोर और लेस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है और दे भी रही है तो कहीं ना कहीं कोalition की जो दूसरी पार्टीज हैं वो। वहीं दूसरी तरफ आवामी लीग की बात करें तो इस पार्टी की लीडर है बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। वो लगातार ये क्लियर होता चला जा रहा है कि अब की बार फिर से वो चुनाव जीत के आगे आने वाली है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो शेख हसीना जी की बात तो हो गई, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ अगर चलते हैं तो पाकिस्तान में चुनाव का सीन है। वहां पर एक तरफ तो है नवाज शरीफ, ठीक है, वही नवाज शरीफ जिनको पाकिस्तानी आर्मी के जब कमर जावेद बाजवा चीफ हुआ करते थे, उन्होंने हटा करके और प्राइम मिनिस्टर बना दिया था किसको, इमरान खान को। और फिर जाते जाते इमरान खान को अरेस्ट करवा दिया और उसके बाद में अब फिर से इलेक्शंस की जब बात हो रही है पाकिस्तान में, तो अगेन चांसेस क्या क्लियर ही है कि वहां पर नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तान का अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उठा करके देखें तब हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, क्या इस ट्रेजेक्टरी पे चलते हुए पाकिस्तान आगे और कितना चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, इसका मतलब पाकिस्तान का ही हिस्सा था, वो कहां पर अभी पहुंच चुका है। देखो इसकी शुरुआत होती है 1947 में, 1947 में जब भारत आजाद होता है और आजादी के समय पर ही भारत में हिंदू मुस्लिम आइडियाज को लेते हुए दो तरीके से आप देशों को बनने की बात करते हो। एक बात होती है कि मुस्लिम्स के लिए आप बनाओगे पाकिस्तान, वहीं दूसरी तरफ बोला गया हिंदूज के लिए बनेगा हिंदुस्तान। ऐसे में दो बड़े एरियाज ऐसे थे जहां पर हिंदू मुस्लिम या फिर कहो मुस्लिम कंसंट्रेशन जो थी, पॉपुलेशन की जो कहते हैं ना जनसंख्या ज्यादा थी, वो एक तो आपको मिलेगी ये वाला एरिया जो कि उस टाइम पे बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, और वहीं दूसरी तरफ ये वाला एरिया जो कि मोर और लेस पंजाब का आ गया हिस्सा, सिंध आ गया, बलूचिस्तान आ गया, वो एरिया। तो इन एरियाज में आपको मुस्लिम्स ज्यादा मिले और ये जो रिलीजियस आइडिया पे धर्म के आधार पर डिवीजन की जो बात की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि 1947 में ये जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसको हम दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप भी बोलते हैं, उसके टुकड़े हुए। टुकड़ों का नतीजा ये रहा कि इस तरफ बना दिया गया ईस्ट पाकिस्तान और इधर बना दिया गया वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के समय का पाकिस्तान जाना जाता है। अब यहां पर क्या है कि समय बीतने के साथ साथ में इधर का जो सिनेरियो है ये पावरफुल था। देखो वेस्ट पाकिस्तान की पकड़ जो थी पाकिस्तान के पूरे सिनेरियो में अच्छी खासी बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इधर की बात करें तो इधर बंगालीज, क्योंकि ये बंगाल का ही हिस्सा था, पहले इसको ईस्ट बंगाल भी बोला गया और फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में इसको जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया तो ये ईस्ट एरिया में लोकेटेड है, ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान। अब आप यहां पर क्या देखते हो कि समय के साथ साथ में ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये अपनी पूरी दादागिरी जो है, एक तरीके से अपनी डोमिनेंस है, वो बनाने की कोशिश करता है कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो तो सेकेंडरी सिटीजन्स हैं, इन लोगों को अपने बराबर कंसीडर तक नहीं करते थे। जबकि आप देखो कि बंगाल जो है वो सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ठीक है, अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, हर तरीके से ईस्ट, ये जो बंगाल वाला एरिया जो था, जो आज बांग्लादेश है, ये हमेशा से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। अगर ये अपनी जगह पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो शायद अंग्रेज भी यहां पर आकर के सबसे पहले अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करते। पर देखने वाली बात क्या है कि यहां पर एक इशू शुरू होता है, वो था बेसिक भाषा को लेकर के। अब सीधी बात है, ये बंगाल वाले लोग हैं, ठीक है, जो आज के बांग्लादेश के लोग हो गए, इनकी अगर बात करें तो इनकी मेन लैंग्वेज कौन सी रही, बांग्ला। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज रह गई, बांग्ला। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू का बहुत प्रचलन रहा। तो ऐसे में वेस्ट पाकिस्तान वाले हमेशा ये प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे कि भाई ईस्ट पाकिस्तान वाले जो हैं वो उर्दू को प्रेफरेंस दे बजाय कि बांग्ला।
ऐसे में यहां पर समझने वाली एक बात आती है कि धर्म और भाषा इनकी अगर बात की जाए, धर्म और भाषा अगर इनकी बात की जाए, तो धर्म के आधार पर बना हुआ देश हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, पर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है क्योंकि धर्म के अलावा और चीजों में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ भाषा की बात की जाए तो भाषा के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने खुद के दो टुकड़े करा लिए। नतीजा क्या हुआ? कहीं ना कहीं एक तो बन गया बांग्लादेश और एक रह गया पाकिस्तान का पाकिस्तान। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली होती है वो ये कि आज की परिस्थितियों में जो पाकिस्तान है वहां के हालात देखे जाएं और दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात देखे जाएं तो हमें बहुत रात दिन का फर्क देखने को मिलता है। और वो रात दिन के फर्क का कारण हम समझते हैं इस इमेज के साथ में। यहां पर आपके सामने 1947 से लेकर के 1971 तक की पीरियड की हम बात कर रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। देखिए शुरुआत होती है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे ये, ठीक है। इनकी लीडरशिप में एक मूवमेंट चल रहा था। वो मूवमेंट क्या था कि भाई मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान अलग से देश बनाया जाए। अब देश बन भी गया, फिर उसके बाद में पता पड़ता है कि कुछ समय बाद में ही पार्टीशन हुआ। उसके कुछ समय बाद में विद इन सम मंथ्स आप देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनकी डेथ हो गई क्योंकि ये कहीं ना कहीं बताया जाता है टीबी के पेशेंट थे, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे में इनकी हो गई डेथ और टेक ओवर कर लिया जनरल याया खान ने। अब इन्होंने शुरुआत में टेक ओवर किया, नो डाउट मिलिट्री के थे, ठीक है। तो टेक ओवर किसने किया? यहां पर मिलिट्री ने, आर्मी का यहां पर रूल आ जाता है। अब उस आर्मी रूल के बाद में अगर देखा जाए ना तो इन्होंने फिर एक तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए और वो इस तरीके से इलेक्शन कराए कि ये खुद ही जीते। इसका मतलब फेयर या फिर कहते हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थे और प्रेसिडेंट बन जाते हैं यहां पर पाकिस्तान के याया खान। पर इनका जो काम करने का तरीका था उसको लेकर के आर्मी के बाकी जो दूसरे लीडर अब खुद प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो ऐसे में अब आर्मी के जो नए चीफ बने वो थे जनरल अयूब खान। तो इनके टाइम पर ये जनरल याया खान का जो सिनेरियो जो था वो मोर और लेस अनस्टेबल देखा गया। ये देखा गया कि डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली रन नहीं कराया गया। तो ऐसे में फिर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली सारी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी जो पावर थी वो अपने हाथों में ले ली। और आज भी आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से ज्यादा स्ट्रांग वहां की आर्मी है, वहां की इलेक्टेड सरकार से ज्यादा स्ट्रांग वहां पर आर्मी रहती है। फिर आप देखोगे जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में पाकिस्तान में होते हैं चुनाव। आगे बढ़ते हैं हम, पाकिस्तान में होते हैं चुनाव और उन चुनाव का नतीजा क्या निकल के आया कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है वहां के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। ये वहां पर जितनी भी सीटें थी लगभग लगभग वो सारी जीत जाते हैं और इनकी पार्टी थी आवामी लीग। बेसिकली आज के टाइम पे जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है नाम है शेख हसीना, इनके पिताजी ही थे ये, ठीक है। तो इनकी लीडरशिप में बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बंगाली लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। तो ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान में तो आ गए ये शेख मुजीबुर रहमान और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान है वहां की अगर बात करें तो वहां पर नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। अब यहां पर सीन क्या था कि यहां वेस्ट पाकिस्तान अपनी पकड़ बिल्कुल भी कमजोर नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान हम जो कहें वो करे। ऐसे में फिर बंगाली लोग जो थे वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को, अपनी खुद की पहचान को खोजने लग गए और उस खोज के चक्कर में उन्होंने अपना एक मूवमेंट शुरू किया और उस मूवमेंट को दबाने के लिए, उस मूवमेंट को, आंदोलन को दबाने के लिए आप देखोगे कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने ईस्ट पाकिस्तानी लोग जो कि बेसिकली बंगाली थे, उनकी लैंग्वेज जो थी वो बंगाली थी, उनको दबाने की कोशिश की। ऐसे में वहां पर एक तरीके का सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई। अब आप देखोगे एक तरफ तो बंगाली सिविलियंस और दूसरी तरफ जो वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस वाली आर्मी थी उस आर्मी का दबदबा। ऐसी परिस्थितियों में वहां के लोगों पर अत्याचार होने लगा। अत्याचार का परिणाम क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, ठीक है, वो क्रॉस कर करके इंडिया में आने लग गए, रिफ्यूज लेने लग गए। अब रिफ्यूज लेने लग गए तो सीधी बात है हम भी इतने कोई हट्टे कट्टे बड़े देश नहीं थे और थे भी, मान लो अगर हम पाकिस्तान के कंपैरिजन में ठीक ठाक अगर कंडीशन हमारी थी, अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम हर किसी को मेहमान बना लें या फिर मेहमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि घर वालों के लिए समस्या होने लग जाए। तो उस परिस्थिति में हमारे सामने ऑप्शन क्या बचता है कि हमने अंडरग्राउंड एक तरीके से बंगाली जो रेवोल्यूशन चल रहा था, बंगाली जो मूवमेंट चल रहा था कि हमें ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट कर देना है, उसमें हमने हमारी सपोर्ट देनी शुरू कर दी। इसके बारे में छोटी सी एक अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो सीधी बात है, इंडिया ने 1971 में जब ये क्राइसिस चल रहा था ना ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान वाला, उस टाइम पर इंडिया ने यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। और वो ट्रीटी इसीलिए की थी, वो जो एक संबंध था, यूएसएसआर क्या है बेसिकली, आज का जो रूस है ना, रूस का पेरेंट कंट्री था वो, ठीक है। 15 देश मिलाकर के यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, उसके साथ में हमने दोस्ती का एक एग्रीमेंट कर लिया। वो एग्रीमेंट क्या था कि अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान से अगर हमारी लड़ाई होती है
और पाकिस्तान के सपोर्ट में अगर यूएसए आ जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में यूएसएसआर जो है वो इंडिया को डिफेंड करेगा, इंडिया का साथ देगा। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पड़ गया अकेला। कैसे कि वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा था पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा, उसका नतीजा क्या हुआ? लोग छोड़ छोड़ करके ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया में आ रहे थे। अब इंडिया इस तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से इन्वॉल्व हो गया इस चीज में ना चाहते हुए भी। अब रोल आता है हमारा, और वो रोल क्या था? इस 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी के आधार पर, और वो हमने प्ले किया। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हमने दो टुकड़े करवा दिए। अब बेसिकली वो करवाए हमने नहीं, पर हम इन्वॉल्व हो गए। कैसे कि पाकिस्तान को यूं लग रहा था कि बांग्लादेश में या फिर जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें बोला इंडिया का हाथ है, और इंडिया को रोकने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है यहां पर लड़ाई छेड़ देते हैं। अब आप खुद देखो कि पाकिस्तान ने इंडिया को खुद को बुलावा दे दिया कि आओ भाई लड़ाई में। अब इंडिया एंटर अगर हो गया तो इंडिया को एक चीज तो समझ में आ गई कि इधर से तो पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी जो कुछ भी है उसको हमें टैकल करना है, और इधर ईस्ट पाकिस्तान वाले एरिया में हमें क्या कर देना है, इनको कैप्चर कर देना है, जो भी आर्मी के लोग हैं। यही हमने वहां पर किया। अल्टीमेटली पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, और यह अपने आप में हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक इवेंट था। खैर, मुद्दा हमारा यह है कि किस तरीके से बांग्लादेश बना। अल्टीमेटली 1971 की अगर बात करें तो एक नया देश बन गया बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था। अब आप देखिए कि भारत के टुकड़े हुए एक बार, कब? 1947 में, पर पाकिस्तान के टुकड़े हुए दो बार। एक बार तो 1947 में और एक बार 1971 में। अब देखो पाकिस्तान का तो क्या सीन रहता है कि वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब 71 में हो गया पार्टीशन, टुकड़े हो गए। वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको फिर बाद में असैसिनेट कर दिया जाता है वहां के आर्मी के द्वारा, ठीक है, जनरल जिया उल हक। और जनरल जिया उल हक ने बदला लेने की भावना दिमाग में सेट कर ली कि कैसे भी करके भारत ने जो हमारे साथ में किया है 1971 की लड़ाई में, उसका हम बदला लेंगे। और उसका बदला लेने का तरीका क्या था कि कैसे भी करके इंडिया को ज्यादा से ज्यादा परेशान करना। और उसका तरीका क्या था कि इंडिया को 1000 कट्स दे दो। वो 1000 कट्स कैसे थे कि अगर यहां पे कट दिया, यहां पर आप घाव अगर सही करोगे इतने में दूसरी जगह कट लगा दोगे। बोले इंडिया को एक साथ टैकल करना मुश्किल है, इसको तो घाव देते रहो। यहीं से शुरुआत हो जाती है रेडिकल इस्लामिक आइडिया की, जिसके आधार पर पाकिस्तान ने हमें हमेशा आज तक भी परेशान किया है। आज भी आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो बांग्लादेश लिबरेट हो जाता है, शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इन्होंने फिर वहां पर अपना रूल और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए बांग्लादेश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया। पहले तो क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा हमारा होता है, प्राइम मिनिस्टर और ये होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होता है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, संसद का, और उन्हीं में से लोग हैं वो सबसे ज्यादा सीटों वाले बंदे हैं तो होते हैं वो सरकार बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ इनका था शुरू में, पर इन्होंने फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले लिया, अमेरिका वाला सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर इनका जो रूल था शेख मुजीबुर रहमान का, इससे सेटिस्फाई नहीं थी बांग्लादेश की जनता, तो ऐसे में फिर वहां पर जनरल जियाउर रहमान ने टेक ओवर किया। फिर यहां पर भी मिलिट्री रूल आ गया, पर इन्होंने भी थोड़ा सा मोर और लेस पाकिस्तान वाला ट्रैक ही फॉलो किया कि चलो ठीक है मैं इलेक्शन करवा के प्रेसिडेंट बन जाता हूं उस तरीके से, पर वो भी काम नहीं चला। अल्टीमेटली देखा जाए तो बांग्लादेश में डिमांड होने लग गई कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की जाए। अब आप देखोगे कि बांग्लादेश में फिर ये दो चेहरे आते हैं, एक तो जियाउर रहमान की बेटी खालिदा जिया, ठीक है, और एक है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना। इनके बीच में कंपटीशन होता है। अब आप देखोगे कि जैसे डेमोक्रेसी बांग्लादेश में आती है, डेमोक्रेसी का मतलब प्रॉपर इलेक्शन होना और चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री बनना, वो सारे, इसमें ये दो पार्टीज आ गई, आवामी लीग के तो ये हो गए और बांग्ला नेशनल पार्टी बीएनपी के ये हो गए। खालिदा जिया का अगर थोड़ा सा आइडिया आप देखो, ये मोर और लेस प्रो पाकिस्तानी है, ध्यान रखें आप, प्रो पाकिस्तानी है। कारण कि इनका कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो है वो इस्लाम को लेकर के बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड है। नो डाउट बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो उस समय में एक बड़ी काम की चीज थी कि बांग्लादेश ने खुद को डेमोक्रेटिक बनाया, खुद को सेक्युलर आइडिया पे कंटिन्यू किया। सेक्युलर का मतलब किसी भी एक धर्म को हम प्रमोट नहीं करेंगे, सभी धर्मों के लिए सरकार या फिर जो स्टेट है वो बराबर ट्रीटमेंट रखेगा, ठीक है, जैसा कि हमारा देश है। तो ये आइडियाज पे हमने बांग्लादेश को कंटिन्यू कराया। अब शेख, ये जो खालिदा जिया हैं, ये बेसिकली प्रो पाकिस्तानी है, और शेख हसीना है, इनको प्रो इंडिया बोला जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में खालिदा जिया का जो रूल था, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें 2000 से लेकर के 2009 तक का, 2000 से 2009 तक का, उस समय में बांग्लादेश की तरफ से कई इन्फिल्ट्रेशन हुए, कई ऐसे इस्लामिक रेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होते रहे जो कि इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ थे। अब आप यहां पर नोटिस करोगे कि बांग्लादेश के साथ में हम तीन तरफ से बॉर्डर बनाते हैं। अब ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है इधर वाला, ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां से इन्फिल्ट्रेशन बड़ा आसान होता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब घुसपैठ करना, ठीक है, वो बड़ा आसान होने लग गया। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गए। फिर 2009 चुनाव की बात करें, तब शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर बनती है। तब से लेकर अभी तक मोर और लेस भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत सुधरे हुए हैं। अगर हम भारत और बांग्लादेश रिश्तों की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट
जो इशू है उन इश्यूज में कॉपरेशन की अगर बात करें कहां कहां पर दोनों एक साथ में है, सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि बांग्लादेश लिबरेशन के बाद में सबसे पहले किसी देश ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया कि हां जी बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो कौन था? इंडिया। दूसरी अगर बात करें तो आज साउथ एशिया दक्षिण एशिया में भारत का अगर सबसे बड़ा कोई पार्टनर है किसी भी मामले में, डेमोक्रेटिक आइडियाज के मामले में, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश नंबर 1 पे आता है। इसके अलावा देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के बीच की ट्रेड की अगर बात करें तो नहीं करते भी लगभग $15.5 बिलियन का दोनों के बीच में ट्रेड है, जिसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस रखता है। हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम बेचते ज्यादा है बांग्लादेश को खरीदने के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हम कुछ डिस्प्यूटेड इश्यूज की बात करें, ठीक है, ये तो कॉपरेशन की बात आ गई कि कहां कहां पर हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, साथ मिलकर बातचीत करते हैं। पर डिस्प्यूट या फिर डिफरेंसेस की बात करें, देखो सीधी बात है, दो सोवरेन कंट्रीज है, कोई जरूरी नहीं है हर मुद्दे पे दोनों के बीच में सहमति हो, कई जगह पे डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो डिस्प्यूट है, एक तो है तीस्ता वाटर, ठीक है, ये तीस्ता रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ओके, सहायक नदी है, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती हुई, शुरू कहां से होती है? ये सिक्किम से, ओके, और फिर वेस्ट बंगाल से क्रॉस करती हुई बांग्लादेश में एंटर होती है। और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र जो आती है रिवर, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाएं हाथ में मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। तो इसके पानी को लेकर के एक तो डिस्प्यूट है, वो कहीं ना कहीं अभी सॉर्टेड नहीं है। पर वहीं और दूसरी तरफ, ये पॉइंट हो गया एक तो डिस्प्यूट का। दूसरा, चाइना की जो राइज है, चाइना जो है वो अपनी पकड़ को लगातार बढ़ा रहा है। कहां पर? इस पर्टिकुलर रीजन में, अगर हम बांग्लादेश वाले एरिया की बात करें। अभी कुछ दिनों पहले एक सेतु भी लॉन्च किया था बांग्लादेश ने, पद्मा रिवर। पद्मा का मतलब हो गया कि हमारी जो गंगा रिवर है, बेसिकली यहां पर अगर मोटी मोटी बात करें, थोड़ा नीचे गया, यस, इधर से गंगा रिवर जो एंटर होती है, गंगा को बांग्लादेश में एंटर होते ही नाम बोल दिया था पद्मा, उस पद्मा रिवर पर ब्रिज बनाया। इसके अलावा चाइना वहां पर अपना जो प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका भी एक्सपेंशन लगातार कर रहा है। कैसे भी करके चाइना का जो एक पॉइंट है कि भारत को कैसे रोका जाए, ओके, उसमें बांग्लादेश को एक की प्लेयर के तौर पे लेना चाहता है। अब यहां पर बांग्लादेश के इलेक्शन का अब आप बताइए असर है कि नहीं, सोचिए आप इस मामले में। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो कॉपरेशन में एक बहुत बढ़िया चीज क्या हुई रिसेंट टाइम में, एक मैत्री लिंक करके, या फिर ये कहो मैत्री सेतु के नाम से एक पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें कोलकाता से, यहां पर अखूरा है बांग्लादेश में, वहां से अगरतला। इसका मतलब एक तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड करना हो तो एक तो तरीका यह है कि आप पूरा बांग्लादेश के चक्कर काट करके फिर बाद में यहां पहुंचो, कितना लंबा रूट हो गया। और दूसरा आपका तरीका यह हो सकता है कि बे ऑफ बंगाल से होते हुए म्यांमार से होते हुए फिर बाद में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यह तरीका आप निकाल सकते हो। बट अगर बांग्लादेश हमें अगर ट्रांजिट दे दे, जैसा कि हो चुका है ये, ठीक है, कोलकाता से ढाका, ढाका से अखोरा, अखोरा से अगरतला, ये रेलवे लिंक जब काम कर रहा है तो कितना शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। और ये कब हुआ? जब वहां पर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा अगर बॉर्डर इश्यूज की बात की जाए तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों के बीच में कुछ ऐसे एरियाज थे, जैसे ये बांग्लादेश है, यहां पर कुछ एरिया ऐसा मान लो, और यहां पर हमारी तरफ कुछ एरिया, यहां पर कुछ मान लो आप, ओके, या फिर इधर मान लो। ये बेसिकली मान लो ये इंडियन टेरिटरी है, इधर ये बांग्लादेशी टेरिटरीज है, ठीक है, छोटी छोटी, इनको बोलते हैं एनक्लेव्स। अब ऐसे में यहां पर कौन रहेगा? इंडियंस। यहां पर कौन रहेंगे? बांग्लादेशीज। बट एक्चुअल में चारों तरफ क्या है? इंडिया इधर है, इधर बांग्लादेश। तो ये जो एक डिस्प्यूट था एनक्लेव्स का, इसको हमने सेटल किया 2014 में। क्या सेटलमेंट किया कि जी आपके पास जो जमीन है आप रखो, हमारे पास जो जमीन है हम रखते हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों को हम बिल्कुल खुली छूट देते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। आप बांग्लादेश में रहना चाहते हो, बांग्लादेशी बनके रहिए। आप इंडिया में रहना चाहते हो, इंडियन बनके रहिए। इस तरीके का सेटलमेंट। कहने का मतलब बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते मोर और लेस बहुत स्टेबल और कंड्यूसिव बने रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें पाकिस्तान के साथ में हमारे रिश्ते तो दरार भरे हैं। इंडिपेंडेंट हुए थे उसी टाइम पर 1948 में ही कबीलियाओं को आगे करके पाकिस्तानी आर्मी ने अपना कुकृत्य शुरू कर दिया। कहने का मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, मामला है। आप देख सकते हो पाकिस्तान के साथ में जो डिस्प्यूट हमारा उलझा रहता है वो कहां का है? एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, जिसमें ये ऊपर वाला है गिलगिट बाल्टिस्तान, और इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान के लोग सो कॉल्ड आजाद कश्मीर भी बोला करते हैं। तो आप देखोगे कि ये एरिया पाकिस्तान ने कबीलियाई अटैक के बेसिस पे ऑक्यूपाई कर लिया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये छोटा सा एरिया है, इसको बोलते हैं सक्शगम वैली। सक्शगम वैली ये गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, जो कि हमारा हिस्सा है। इस हिस्से को पाकिस्तान ने 1963 में अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान हिमाकत पे हिमाकत दिखाते चले जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो गुजरात वाले एरिया में सर क्रीक वाला एरिया रहता है, वहां पर भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बना रहता है। वहां पर देखा जाए तो इतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं रहता वो मुद्दा, बट यस, यहां पर भी
एरिया कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में रहता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरफ तो बांग्लादेश 1971 में जिसने इंडिपेंडेंट अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते नो डाउट इतने अच्छे नहीं रहे, पर एक होता है ना, एक तो बुरा और एक बहुत बुरा, दोनों में फर्क होता है ना, वो वाली चीज है। आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जब 2019 में 2019 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370, ठीक है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया हुआ था, उसको जब पार्लियामेंट ने एक तरीके से एब्रोगेट कर दिया, इनइफेक्टिव बना दिया, एक तरीके से खत्म कर दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान चिढ़ उठा। और उस टाइम सरकार थी इमरान खान की। इमरान खान ने सबसे पहले बोला कि हम तो इंडिया के साथ कोई रिश्ते नहीं रखना चाहते, हम तो जो ट्रेड चल रहा है वो भी बंद कर देंगे। अब आप खुद देखोगे कि ट्रेड कितना, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड कितना, ट्रेड सिर्फ $2 बिलियन का, लगभग $2 बिलियन का, जिसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस में पाकिस्तान से। इसका मतलब हम वही बात पाकिस्तान को बेचते ज्यादा थे, कम खरीदते थे, इसका बेनिफिट हमें मिला। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को ये जो 2 बिलियन का ट्रेड था, इससे फायदा यह था कि सीधा वो इंडिया से कुछ भी खरीद पाता था, चाहे वो कॉटन हो या शुगर हो, कुछ भी XYZ, या फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स की बात, दवाइयों की आप बात कर लो, फार्मा की, वो भी आराम से खरीद सकता था। पर अब आप देखोगे कि जब से अगस्त 2019 से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हमने हटाया है, तब से लेकर अभी तक का नतीजा क्या है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड रिलेशन खत्म कर दिए। अब पाकिस्तान माल खरीदता है, पर वो माल कहां जाता है? पहले इंडिया से जाता है दुबई, और दुबई से फिर पहुंचता है पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को पड़ रही है मार। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहां बॉर्डर डिस्प्यूट, कहां आपकी रिलेशनशिप, इन चीजों को अगर देखा जाए तो हमारे रिश्ते अभी बहुत, कहते ना कि बहुत डाउन चल रहे हैं। चाहे फिर आप रिलेशनशिप को उठा करके देखें तो बॉर्डर वाला मुद्दा है, वो भी अभी भी सॉर्टेड नहीं है। और हर बात में पाकिस्तान पहले ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको खींच के लेकर के आता है। और इंडिया एक चीज बोलता है कि आपके द्वारा जो आतंकवाद बढ़ाया जाता है, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जिया उल हक के टाइम पे घुसपैठिए भेज करके किया, टेररिज्म को फैला करके किया। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इंडिया एक चीज बोलता है कि टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर बात करनी है तो टेररिज्म खत्म किया जाए। अब यहां पर इक्वेशन ये आती है कि पाकिस्तान में सत्ता किसके पास जाएगी या किसके जाने के चांसेस हैं, उसका हमारे ऊपर असर क्या है। देखो बात ऐसी है कि इमरान खान को तो जेल में बिठा रखा है, जो कि मेन एक कंटेंडर हो सकते थे इस इलेक्शन में। बट अब नवाज शरीफ को, जिनको निकाला गया था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में 2018 में, वापस लाया गया है। अब नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो देखो इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए तो इनका रिलेशन मोदी जी के टाइम से अगर आप देखें या पहले भी देखें तो मोर और लेस इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर हों। नो डाउट ट्रेड डिस्प्यूट है, सॉरी बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करना बोल पॉसिबल ना हो, बट बाकी रिश्ते तो कहीं ना कहीं ठीक थे। इमरान खान ने तो एक हद पार कर दी थी कि आर्टिकल 370 हटते ही सबसे पहले ट्रेड वाला जो सिस्टम था वो खत्म करो। इतना ही नहीं, इमरान खान के टाइम पे जो आर्मी चीफ थे, ठीक है, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने क्या कहा कि जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो इकोनॉमिक्स पे हमें काम करना चाहिए, पर इमरान खान नहीं माने। तो वो जो गैप था ना मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट का, उसके चलते आज के टाइम पे हमारे रिश्ते बहुत डाउन है। अब देखने वाली बात यह है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो आगे क्या करते हैं। क्या उनको आसिम मुनीर, जो कि अभी करंट आर्मी चीफ हैं, वो उनको इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अलाउ करते हैं? ये बताएगा समय। और बाकी अपने हिसाब से आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन आप लिख सकते हैं।